हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई मजेदार काल्पनिक कहानी के साथ। इस कहानी का टाइटल है निर्माण और इसे लिखा है शेखर ने। आज की कहानी एक पत्रकार, एक पागल बूढ़ी औरत और एक किताब जिसके कुछ पन्ने गायब हैं उसके ऊपर है। उन गायब पन्नों में कुछ ऐसा छुपा था जो कई सारे राज अपने साथ लिए गायब था। वो पागल बूढ़ी औरत जिसे लोग धुतकारते फिरते थे, वो उन पन्नों के पीछे पड़ी हुई थी, जैसे उसे कुछ साबित करना था। और कलकत्ता की गलियों में वो पन्ने कहीं गुम थे। कहानी शुरू होती है करीब 20 साल पहले, जब कलकत्ता की हालत बहुत नाजुक थी। राजनीतिक माहौल काफी सरगर्म था। चोरी, डकैती, लूटपाट, किडनैपिंग, ये सब अपने चरम सीमा पर था। लोग त्राही त्राही कर रहे थे और इसी बीच मानसी नामक एक 30 साल की लड़की अपने साथ एक 7 महीने के बच्चे को लेकर कलकत्ता पहुंच गई। इन सारे चोर, डाकू और हत्यारों के बीच वो एक ऐसी अकेली लड़की थी जो महफूज महसूस करती थी। वो अपने अतीत से भाग रही थी। उसके बेटे का नाम था निर्माण। निर्माण के पिता के बारे में किसी को नहीं पता था और न ही मानसी ने कभी किसी को बताया था। न कभी उसे परिवार वाले वहां ढूंढते आ पहुंचे और न ही किसी को उसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी हुई। मानसी के लिए निर्माण ही उसकी दुनिया थी। उसे किसी और की कोई दरकार ही नहीं थी और वो अकेली ही काफी थी निर्माण को एक अच्छा भविष्य देने के लिए। उसने कई तरह के व्यापार करना शुरू किया, जैसे कि मशीन लगाकर कपड़े सीना, लोगों के घर अचार, पापड़ और घर में बने तरह तरह के मसाले डिलीवर करना। यही सब करके वो अपना गुजारा कर लेती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और देखते ही देखते निर्माण 11 साल का हो गया। स्थानीय जेवियर स्कूल में वो पढ़ाई करने लगा। चाहे कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़े, कड़ी मेहनत करनी पड़े, मगर मानसी ने निर्माण की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी थी। एक रोज एक हादसा हुआ। मानसी के एड्रेस पर पहली बार एक कुरियर आया और कुरियर में आई एक किताब। बस उस किताब ने पूरी तरह से मानसी की जिंदगी बदल दी। उसमें ऐसी घटनाओं के बारे में जिक्र था जो मानसी के जिंदगी में आगे होने वाली थी। मानसी ने कुरियर भेजने वाले का पता और नाम ढूंढने की कोशिश की, मगर वो एक लावारिस कुरियर निकला। उसके कुछ ही दिनों बाद पश्चिम बंगाल में सरकार गिर गई और एक रोज उसका बेटा निर्माण स्कूल से आते वक्त किडनैप हो गया। उस रोज के बाद से वो पागल हो गई। जब से वो किताब आ पहुंची थी, तब से कलकत्ता में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में मानसी को पहले से पता चल जाता था। इस राजनीतिक तनाव के बारे में भी इस किताब में जिक्र था। दरअसल उस किताब में कलकत्ता को एक किरदार की तरह वर्णन किया गया था और हूबहू वैसा ही होता था। सरकार बदल गई, राम राज्य स्थापित हुआ। चोर, डाकू, लुटेरों और हत्यारों से लोगों को छुट्टी मिल गई, मगर निर्माण अभी भी लापता था। और क्योंकि अपने अतीत के बारे में मानसी जिक्र नहीं करना चाहती थी, तो यही एक कमजोरी उसके बेटे को लेकर कहीं गुम हो गई। न उसका कोई FIR दर्ज हुआ और न ही कोई अनुसंधान हुआ। उस हादसे के बाद मानसी पागल हो गई और इन्हीं कलकत्ता की गलियों में भटक भटक कर अपने निर्माण को ढूंढती रही। किस्मत ने इतने कोड़े मारे थे कि उस दर्द को शब्द में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो सब कुछ भूलकर बस एक ही नाम जपती रहती थी, निर्माण। देखते ही देखते कलकत्ता और भी बूढ़ा होने लगा और 20 साल बाद अब भी वो पागल बुढ़िया गलियों में भटक भटक कर अपने बेटे को ढूंढती रहती। तभी अचानक एक रोज एक पत्रकार आ पहुंचा। उस बूढ़ी औरत के साथ हुए नाइंसाफी और प्रशासन की लापरवाही का पर्दाफाश करने वो पहुंच गया कलकत्ता। इतने साल तक जहां उस बूढ़ी औरत को सब धुतकारते थे, तब पहली बार किसी ने उसकी बात सुनने की और दुनिया के सामने रखने की हिम्मत की। उस पत्रकार का नाम था नीरव शास्त्री। नीरव दिल्ली का रहने वाला था। उसके पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। एक खुशहाल परिवार था, लेकिन इन सारी खुशियों को दरकिनार करके वो कलकत्ता आ पहुंचा था मानसी के खोए हुए बेटे को ढूंढने। उसे मानसी के बारे में अपने एक बंगाली दोस्त से मालूम चला और सुनते ही उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई। इसलिए उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर कलकत्ता आने का निर्णय लिया। मानसी से जब उसकी पहली बार मुलाकात हुई, तो मानसी ने उसे अपना खोया हुआ बेटा समझकर गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। क्योंकि इतने सालों में किसी ने भी हमदर्दी नहीं जताई थी, तो उसे लगा उसका बेटा जैसे अपनी माँ को ढूंढता हुआ कलकत्ता की गलियों में पहुंच गया है।
लेकिन नीरव ने अपनी नीरवता भंग की और साथ ही साथ मानसी की गलतफहमी। उसने अपने माता पिता और परिवारजनों की फोटो दिखाकर अपना प्रमाण दिया। तब भी मानसी ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो उसका बेटा नहीं है। खैर, सबसे पहले उसने मानसी की दिमागी हालत को ठीक करने के लिए उसका ट्रीटमेंट करवाया। नीरव ने मानसी को दिलासा दिया कि वो उसके बेटे को जरूर ढूंढ निकालेगा, मगर उसे ढूंढने में उसे पूरी घटना, पूरे अतीत को जानना होगा। इसलिए उसने मानसी से मदद मांगी। इलाज चलता रहा और कुछ महीनों में मानसी की दिमागी हालत ठीक होने लगी। उसके बाद उसने अपने अतीत के बारे में निर्माण को छोड़कर कुछ याद नहीं था। इलाज के दौरान दिए गए इलेक्ट्रिक शॉक के कारण ये असर हुआ था। उसे वो किताब जरूर याद आया। वो किताब अभी भी उसके घर में एक कोने में पड़ा हुआ था, लेकिन उस किताब के आखिरी कुछ पन्ने गायब थे। नीरव के हाथ में जब वो किताब लगी तो उसने सोचा इस किताब को पढ़कर कुछ हासिल होगा, मगर उस किताब के गायब पन्नों ने उसकी परेशानी और भी बढ़ा दी। उस किताब में लिखी गई एक एक चीज कलकत्ता में आने वाले वक्त में होती रही और ये जानकर नीरव हैरान था। भला इन सब से मानसी के बेटे निर्माण का क्या नाता हो सकता है? किसने ये किताब भेजी और क्यों भेजी? आखिर कोई आने वाले भविष्य को इतने बारीकी से कैसे लिख सकता है? जैसे किसी ने सब सोच समझकर प्लान किया था, जैसे कलकत्ता किसी के प्लान के मुताबिक चल रही थी, जैसे दिन और रात का होना भी उस किताब के हिसाब से ही तय था। लेकिन उसके आखिरी कुछ पन्ने गायब थे। जब नीरव ने उस किताब के बारे में मानसी से पूछा तो मानसी ने बताया कि जब उसके पास वो कुरियर आ पहुंचा था तब से ही पन्ने गायब थे। उन पन्नों में ऐसा क्या छुपा था? क्या कलकत्ता में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका संबंध उसके लड़के निर्माण से है? क्या ये कोई राजनीतिक साजिश के तहत हुआ था? और साजिश था तो मानसी इसका शिकार क्यों हुई? क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था? क्या निर्माण को कहीं कलकत्ता के भविष्य को अंजाम देने के लिए तैयार किया जा रहा था? ये सारे सवाल नीरव को झकझोर रहे थे। अब वो निर्माण को ढूंढने के बजाय उन पन्नों के पीछे लग गया था। किताब के शुरुआती पन्नों में साफ साफ लिखा था कि ये एक काल्पनिक कहानी है, मगर कल्पना कोई भविष्य की कैसे कर सकता है? उसने मानसी को बार बार उसके अतीत को याद दिलाने की कोशिश की जो उसने कलकत्ता आने से पहले जिया था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते साल भर बीत गए थे और नीरव दिल्ली से अपने घर वालों से दूर था। उसे अनगिनत बार उसके पिता ने वापस बुलाया, मगर वो इन पन्नों के पीछे पड़ा हुआ था। उसे अगर कहीं से भी मानसी के पति के बारे में पता चल जाता तो शायद सारी कड़ियां जुड़ सकती थी, मगर मानसी को कुछ याद ही नहीं था। आखिरकार उसे 1.5 साल बाद कलकत्ता में पन्नों के पीछे भागने के बाद वापस दिल्ली आना पड़ा। मानसी आज भी कलकत्ता की गलियों में अपने निर्माण को ढूंढती फिरती थी और नीरव मानसी की अतीत की तलाश में था। कुछ और साल बीत गए। अचानक एक रोज दिल्ली की सर्दियों में इंडिया गेट के सामने भुट्टा खाते हुए उसकी नजर पड़ी उस कागज पर जिसमें दुकानदार ने भुट्टा लपेट कर दिया था। वो हैरान था। उस पन्ने में मानसी को कुरियर में आए हुए उस किताब का एक पन्ना मिला। ये वो पन्ना था जिसकी तलाश कर वो अपनी जिंदगी के कीमती 1.5 साल कलकत्ता को दे आया था। उसने तुरंत दुकानदार से पूछताछ की। उसे पता चला कि वो किसी कबाड़ी वाले से वो सारे कागज उठाकर लाया था जिसमें वो भुट्टा लपेटकर ग्राहक को देता था। उसने उसके सारे भुट्टे के पैसे दिए और बचे हुए सारे कागज खरीद कर ले गया। भुट्टे वाले ने नीरव को पागल समझा और अपना पॉकेट गरम करके खुशी खुशी चला गया। नीरव ने खूब ढूंढा, मगर उन कागजों में उसे और कोई पन्ना नहीं मिला। सारे रद्दी थे। उसके बाद वो पहुंचा उस रद्दी वाले के पास जिसके यहाँ से इस भुट्टे वाले ने वो सारे कागज खरीदे थे। उसने रद्दी वाले के सारे रद्दियों को छान लिया। क्या पता वो पन्ना जो उस किताब को पूरी करती न जाने देश के किस कोने में पड़े हों, न जाने कहाँ से वो सब आए हों। ऐसे तो कुछ भी पता कर पाना मुश्किल था। जहाँ 20 साल से एक लड़का लापता है वहाँ पन्ने भला कैसे मिल सकते थे? फिर वो निराश होकर घर लौट आया। वो अपने मीडिया हाउस में रोज की जिंदगी जीने लगा। धीरे धीरे सब स्वाभाविक हो गया और वो इस तहकीकात को एक बुरा सपना समझकर भूल गया था। एक रोज उसके पिताजी को जब अस्थमा अटैक आया तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार उसने घर के कोने कोने में डस्टिंग शुरू कर दी। उसके पिताजी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद वो ज़्यादा वक्त अपनी लाइब्रेरी में ही बिताया करते थे। जब उसने उनकी इस लाइब्रेरी की सफाई की तब उसे कुछ ऐसा हाथ लगा
जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो कुरियर की एक स्लिप उसे मिली जो बरसों पहले उसके पिता ने मानसी को भेजा था। उसे इन सब के पीछे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। अस्पताल से वापस लौटते ही उसने अपने पिता के ठीक होने का इंतजार किया और जैसे ही उसके पिता की सेहत में सुधार आ गया तो उसने उन्हें वो कुरियर की स्लिप दिखाई। वो देखकर उसके पिता खामोश थे। उसने एक सवाल पूछा, कौन है मेरी असली माँ? वो औरत जिसे मैं बचपन से माँ बुला रहा हूँ, या वो पागल औरत जो कलकत्ता में गलियों में भटक रही है? कुछ देर खामोशी के बाद उसके पिता ने बताया, वो किताब जिसके पीछे तुम पड़े हो, दरअसल वो एक काल्पनिक कहानी है। ऐसी कोई किताब है ही नहीं और न ही कोई ऐसा पन्ना है। वो पागल औरत जिस लड़के को ढूंढ रही है उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है और न ही उस पागल औरत से मेरा कोई वास्ता है। कलकत्ता में पोस्टिंग के दौरान एक बार मेरी उस औरत से मुलाकात हुई थी। वो इतने आज़ाद ख्यालों वाली थी कि मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश भी नहीं की। तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। शायद हम आज एक परिवार होते, लेकिन जिस दिन मुझे उसकी असलियत मालूम पड़ी तब से मैंने अपने आप को उस औरत से दूर कर दिया। निर्माण नाम का उसका कोई बेटा नहीं था। उस किताब में वही लिखा था जो वो लिखना चाहती थी। सब कुछ पहले से प्लान्ड था। वो कोई पागल नहीं है, वो एक एजेंट है। आर्मी में होने के बावजूद मैंने इस घटना का जिक्र कभी नहीं किया। तुम इसे मेरे देश के साथ गद्दारी समझ सकते हो, मगर मैं नहीं मानता। उसके ऊपर आज भी कोई कड़ी निगरानी रखे बैठा है कलकत्ता में। अब उसे उसके देश ने भी ठुकरा दिया है। अब वो सच में कलकत्ता के गलियों में भटक रही है। और मैंने उस कुरियर में उसे कोई एक किताब भेजी थी जिसे हम श्रीमद् भगवतम कहते हैं, जिसमें कर्म के बारे में जिक्र है। ऐसी कोई किताब नहीं भेजी जिसके पन्नों को तुम 3 साल से ढूंढ रहे हो। हमारे पड़ोसी देश का वो ऑपरेशन जिसका वो हिस्सा थी अब पूरी तरह नाकाम हो चुका है। Their operation was called निर्माण। नीरव के पैरों तले धरती खिसक गई। उसने ऐसे कई किस्से सुने थे, मगर एक ऐसा जो उसके घर से होकर गुजर रहा हो, उसे इस बात का इल्म नहीं था। सच कहूं तो नीरव को आज भी उस पागल औरत की आंखों में अपने बेटे के लिए ममता नजर आती है। उसे अब ऐसा लगता है कि शायद उसके पापा का वो ऑपरेशन था। शायद उसके पापा ही ISI एजेंट है जो यहाँ देश के दिल्ली में एक रिटायर्ड ऑफिसर के तहत इस देश के सारी सुविधाओं को हासिल कर रहे हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।